farmohub.pk. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बच्चे आ गए हैं। अच्छा बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर्स। आपने एफएससी में बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है कि सेल क्या होता है, ठीक है। सेल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं, हम उसको जो है ना आज गो थ्रू करेंगे और थोड़ी थोड़ी सी जो है ना उसमें चीजें ऐड करूंगा मैं इनटू योर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। आपने जितना प्रीवियस नॉलेज लिया है सेल और उसके स्ट्रक्चर्स का, उसमें थोड़ा सा एडिशन हम करेंगे अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट फॉर्म डी सिलेबस, ठीक है। सारे बच्चे एक बार दुरूद पाक पढ़ लें, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो सेल की डेफिनेशन सब बच्चों को आती है, एक दफा पढ़ लेते हैं। सेल फॉर्म्स द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। दो तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स, एक होते हैं सेक्स सेल्स या जिनको कहते हैं जर्म सेल्स। बच्चों इन दोनों में फर्क मैं आपको बताता हूँ। जो सोमेटिक सेल्स होते हैं ना हमारे, ये हमारी बॉडी के तमाम सेल्स होते हैं एक्सेप्ट हमारे गैमीट्स के, यानी कि मेल्स में स्पर्म्स के, ठीक है, और फीमेल्स में ओवा के, एग के। इन दोनों के अलावा बॉडी में जितने सेल्स हैं ना वो सब सोमेटिक सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स डिप्लॉयड होते हैं, यानी कि इनके अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर। ये दोनों सेल जो होते हैं ना, ये दोनों क्रोमोसोम मिलकर बनाते हैं सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल के अंदर कोई म्यूटेशन आ जाती है ना तो वो बंदे को इफेक्ट करती है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन को इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ जर्म सेल्स ट्रांसफर होते हैं, सोमेटिक सेल्स नहीं ट्रांसफर होते। तो ये डिफरेंस इन दोनों में आपने याद रखना, आपसे वाइवे में पूछा जा सकता है। और सेक्स सेल्स या जर्म हैं स्पर्म्स और ओवम, ये दोनों में अगर म्यूटेशन हो तो वो नेक्स्ट जो है ना इंडिविजुअल नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उनमें भी ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सेल मेम्ब्रेन सबको पता है क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट splits the interior of all cells from the outside environment. The cell membrane consists of a lipid bilayer including cholesterol that sit between phospholipids maintain their fluidity at various temperatures. सब बच्चों को पता है कि हर सेल दुनिया में जितने सेल हैं, बेशक वो ह्यूमन के हों, एनिमल के हों, प्लांट के हों, प्रोटिस्ट के हों, फंजाई के हों, बैक्टीरिया के हों, सब के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज भी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, लेकिन बाकी सब में सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट बाउंड्री, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये डायग्राम मैंने आपके लिए ऐड किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको हर बच्चे, आपको पता है डायग्राम है सेल मेम्ब्रेन की और इसके अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, लिपिड बाइलेयर नजर आ रही है, ठीक है, और हमें 7 प्रोटीन्स नजर आ रही हैं, मेजर बात करें तो। अच्छा, ये जो लिपिड्स हैं, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई ये कौन से लिपिड्स हैं, तो ये आपने याद रखना बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, और आपको पता है आप पढ़ के आए हो एफएससी में कि फॉस्फोलिपिड के दो हेड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है, डेट रिपेल्स वाटर। फोबिया है ना, फोबिया का मतलब वो आवाजार होता है, तंग होता है पानी से। और हाइड्रोफिलिक, फिलिक कहते हैं लविंग को, तो वाटर लविंग। तो आप इसके अंदर देखें, इनके जो हाइड्रोफोबिक हेड्स है ना वो ऑपोजिट है, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो इनके अंदर की तरफ है, ठीक हो गया। ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर मेम्ब्रेन है, यानी कि दो लेयर्स हैं फॉस्फोलिपिड्स के, ऊपर भी नीचे भी, और इसके अंदर ये जो ब्लू कलर की आपको नजर आ रही है ना, ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके एफएससी के नॉलेज में मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा। बच्चे, प्रोटीन्स दो तरह की होती हैं, एक को हम कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन्स, ठीक है, और एक को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये इंटेग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन क्या है, ये जरा मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, ये आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा, जो इंटेग्रल प्रोटीन होती है ना, वो हम देखते हैं कि डेट प्रोट्यूड थ्रू द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट हुई होती हैं, जिस तरह मेम्ब्रेन के अंदर किसी ने घुसाई होती हैं। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स है वो आप देख लें, वो पेरिफेरी पे होती हैं, इनर मेम्ब्रेन के साथ होती हैं, या मोस्टली ये इंटेग्रल प्रोटीन के साथ अटैच हुई होती हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, ठीक है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस,
इनके फंक्शंस का है। जो इंटेग्रल प्रोटीन होती है ना, ये हमारे पास चैनल्स बनाती हैं, पोर्स बनाती हैं, जिनके थ्रू वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस है ना, फॉर एग्जांपल वाटर हो गया, आयन हो गया, ये इन चैनल या इन पोर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये जो चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स है ना, ये इंटेग्रल प्रोटीन बनाते हैं। प्लस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये जो हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएज है, ये क्या है? ये कैरियर प्रोटीन है। आपको पता है कि जिन सब्सटेंसेस ने अलोंग द ग्रेडियंट मूव करना होता है वो आराम से डिफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन जिन्होंने अक्रॉस द ग्रेडियंट जाना होता है, अपनी आपने पहाड़ उतरना हो तो आप ज्यादा आसानी से द ग्रेडियंट उतरना और अक्रॉस द ग्रेडियंट चढ़ना। तो अक्रॉस द ग्रेडियंट जाने के लिए सब्सटेंसेस को ना कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है। वो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं जो कैरियर प्रोटीन्स बनाती हैं। प्लस एक तीसरा पॉइंट है इंटेग्रल प्रोटीन का, कि जो इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं ना, ये एज अ रिसेप्टर काम करती हैं कुछ सब्सटेंसेस के लिए। आपने याद रखना है पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए, इतना याद रखना इनफ आपके लेवल पे। और जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं, दे एंजाइम के तौर पर फंक्शन करेंगी। तो क्या करेंगी? ये केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करती हैं। ठीक हो गया? इसके अंदर आप देखें नीचे साइटोस्केलेटन पड़ा हुआ है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास है, वो है कोलेस्ट्रोल। आपने बात याद रखनी है, आपने FSC में पढ़ा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मेम्ब्रेन का, पढ़ा है ना हर बच्चे ने? अब ये क्वेश्चन साइंस जो है ना वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं, कुछ बताओ सेल मेम्ब्रेन की खासियत, वो आपने याद रखनी है, वो होती है कोलेस्ट्रॉल की वजह से सेल मेम्ब्रेन। और आखिरी एक चीज आपको यहाँ पे नजर आएगी, ग्लाइकोकैलिक्स। ये देखें, ये ग्लाइकोकैलिक्स जिसको मैंने जूम आउट किया है, ठीक है? ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ना, ये मिलके बनाते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये एक आउटर कवरिंग होती है। ये यू क्यों आता है, क्वेश्चन आता है आपका कि ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन लिखें, तो उसके फंक्शन मैं आपको बताता हूँ। इसका सबसे पहला फंक्शन है कि ये ना सेल को और इसकी सराउंडिंग को सेपरेट करता है। ठीक है, यानी कि सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। प्लस दूसरा काम, इट हेल्प्स इन सेल टू सेल अटैचमेंट, सेल सेल एडहियरेंस करवाता है। तीसरा फंक्शन है ग्लाइकोकैलिक्स डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉडीज ऑन सेल्स एंड ट्रांसप्लांटेड या डिजीज्ड सेल्स। ठीक है, आपकी बॉडी में ट्रांसप्लांट हुआ, अब एक ट्रांसप्लांटेड सेल्स है, आपकी बॉडी की नेचुरल सेल है, इन दोनों सेल्स को कौन डिफरेंशिएट करता है? ग्लाइकोकैलिक्स। प्लस आखिरी पॉइंट क्या है कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या करता है, ये उन बैक्टीरिया को फेगोसाइटोज नहीं होने देता व्हाइट ब्लड सेल के हाथों। व्हाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया को पकड़ के खा लेते हैं, इसे कहते हैं फेगोसाइटोसिस। तो जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, ये जिन बैक्टीरिया पे लगा होता है ना, वो फेगोसाइटोसिस से बच जाते हैं। ठीक है, ये कुछ मोटी मोटी बातें आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में कभी भी नहीं भूलनी। अब ये बच्चों मैंने एक ढूंढ के टेबल आप लोगों के लिए ऐड किया है, सेल वॉल वर्सेस सेल मेम्ब्रेन। इसको आप सबने पढ़ लेना है, इसकी इंपॉर्टेंट बातें सारी मैंने आपको बता दी हैं। ये टेबल मैं आपको अलहदा से भी आपके अनाउंसमेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, बड़ा पेट क्वेश्चन है, ये आता ही आता होता है कि डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। फिर आप भूल रहे होते हैं कि क्या लिखें, तो टेबुलेट फॉर्म में है। इसके जो है ना 8-10 पॉइंट है, ये आपने एज इट इज याद करने हैं। डेफिनेशन क्या है, इनकी प्रेजेंस कहाँ पे होती है, कंपोजिशन क्या है। हमें पता है जो सेल वॉल होती है प्लांट में, उन्हें वो सेल्यूलोज की बनी होती है, फंगस के अंदर काइटिन की होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट हमने पढ़ा है। अब इनका स्ट्रक्चर देख लें, तो जो सेल वॉल है ये रिजिड कंपोनेंट है सेल का, जबकि सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो सेल वॉल है इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट एंड फंगल सेल्स, वेयर एज सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल। इनकी लोकेशन आपको पता है की तरह, सेल रिसेप्टर अगर देखें तो सेल वॉल के अंदर सेल रिसेप्टर नहीं होते, जबकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल रिसेप्टर होते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है? फिर परमेबिलिटी देखें, विजिबिलिटी देख, फंक्शन देख लें, इजी है ये, आपने एक बार गो थ्रू कर लें। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन, ये भी आपका क्वेश्चन आता होता है कि राइट द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये 4 फंक्शन है। पहला फंक्शन है ये सेल की बाउंड्री बनाता है और सेल साइटोप्लाज्म और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उनके दरमियान एक बैरियर बनाता है। ठीक है, इसी तरह ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपकी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट होती हैं क्रॉस द सेल, विद इन द सेल। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। ये आपकी सेल की शेप को मेंटेन रखता है।
सेल मेम्ब्रेन ना हो तो सारे सेल के जो ऑर्गेनेलिस हैं, उसका साइटोप्लाज्म है, वो बाहर बिखरा पड़ा हो, उसको सेल को शेप प्रोवाइड करता है। क्योंकि साइटोप्लाज्म होता है लिक्विड, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास करती हैं। ये देखिए जो आपके लिए मैंने स्लाइड शेयर की है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। इसमें डिफरेंट टाइप्स की ट्रांसपोर्ट है। सबसे पहले तो सिंपल डिफ्यूजन है, ये देखें। यहाँ पे लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर भी देख लें। हाइड्रोफिलिक जो पोलर हेड है वो बाहर की तरफ है, और जो हाइड्रोफोबिक हेड्स हैं वो अंदर की तरफ है। सबसे पहले सिंपल डिफ्यूजन, कुछ सब्सटेंसेस सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती। कुछ अगली होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसके अंदर हमारे पास एक चैनल होता है, ठीक है, टोटल प्रोटीन्स होते हैं जो मॉलिक्यूल को उठाते हैं और अपने अंदर ले आते हैं। फिर है जी प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपको पता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस की एटीपी की मदद से ट्रांसपोर्ट होना, ठीक है। न्यूक्लियस आपको पता है, इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल एंड हैज अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन metabolic activities of cytoplasm. It is surrounded by a membrane called as nuclear envelope. न्यूक्लियस के गिर्द ना एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है। जिस तरह सेल के गिर्द सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलप होते हैं। आपको पता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, न्यूक्लियस के अंदर एक ब्लैक कलर का डार्क स्पॉट होता है, जिस एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। इस न्यूक्लियोलाई के अंदर क्या होता है, आपके राइबोसोमल आरएनए प्रोड्यूस होते हैं। ये बात कभी नहीं भूलनी। जिस तरह राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन्स बनती है ना, उसी तरह न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम्स बनते हैं और मैसेंजर आरएनए बनता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप है। कहते हैं जी न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टू क्लोजली अपोज्ड मेम्ब्रेन्स एट न्यूमरस पॉइंट्स। दीज आर ओपनिंग इन एनवेलप आल्सो नोन एज न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है ना, इसके अंदर कहीं कहीं छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इन न्यूक्लियर पोर्स का क्या फायदा है कि जब आपके न्यूक्लियोलस में मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम्स बनते हैं ना, तो न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और आपका जो न्यूक्लियर फ्लूइड है वो यहाँ से अंदर और बाहर आ जा सकता है। सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट, वेस्ट आ जा सकते हैं, ठीक है। फिर क्रोमेटिन आपको पता है, क्रोमोसोम की कंडेंस्ड फॉर्म को कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। Chromatin, which is the granules and particles of a DNA, exists in the form of flexible and light structures called as chromosome. The number and characteristic of chromosomes encountered in an individual is known as karyotype. ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद है हमारे पास न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलाई, these are round, dense, well-defined bodies, not circumscribed by a membrane. It is composed of ribonucleic acid, RNA and associated protein. मैंने आपको पहले बताया था कि जो न्यूक्लियोलाई क्या होता है, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, लेकिन एक डार्कर स्टेन्ड एरिया होता है। इसके अंदर क्या बनता है, आरएनए बनता है, और जो है ना हमारे पास राइबोसोम्स बनते हैं, ठीक हो गए। ये आपके पास डायग्राम है, इसके अंदर आपको आउट न्यूक्लियर एनवेलप नजर आ रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूरे सेल की डायग्राम है। क्रोमेटिन आपको नजर आ रहा है, ठीक है। राइबोसोम्स नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है। ये आपने अच्छे से देख लेनी है, ठीक है। न्यूक्लियस आपसे शो हुआ एक न्यूक्लियस, और जो भी चीजें हमने न्यूक्लियस के अंदर पढ़ी है, न्यूक्लियोलाई, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर फ्लूइड, न्यूक्लियर पोर, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं, राइट हो गया। देन कम्स साइटोप्लाज्म। सबको पता है साइटोप्लाज्म क्या है। मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑफ सेल अकर इन साइटोप्लाज्म। इट्स ऑफन डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स: सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म. The term cytosol are used for the component cytoplasm which occupies space between organelles, inclusion and element of cytoplasm. आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं, मुश्किल बातें सिर्फ पढ़ने की हद तक हैं, समझने की हद तक नहीं। समझने की हद तक आसान बात यह है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन और आपके न्यूक्लियस के दरमियान जितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है उन सबको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या करता है, ये आपके ऑर्गेनेल्स को सपोर्ट करता है, ऑर्गेनेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, उन्हें मूवमेंट के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, उन्हें सेक्रीशन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। और द एक्टिव पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल। ये बच्चों डेफिनेशन लिख लो, ये याद रखनी है। द एक्टिव पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल व्हिच कंटेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो एक्टिव पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, उसे हम कहते हैं साइटोसोल। उसके बाद ये हम सेल ऑर्गेनेल्स को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। वैसे तो आप सब डॉक्टर साहिबान को आते हैं, एक दफा मैं आपको रिवाइज देता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया की
सबको पता है mitochondria power inner one is thrown into fold called as cristae. The inner surface of internal membrane as well as cristae is lined by elementary particle which are called as F1 particle. ये भूलना नहीं है. They are connected to membrane by main means of a slender stalk. आसान लफ्जों में देख लेते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है. आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूअस. इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स फोल्ड विच आर कॉल्ड एज क्रिस्टी. इन फोल्ड्स, इन क्रिस्टी के अंदर हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं F1 पार्टिकल. उन F1 पार्टिकल्स का क्या काम होता है? हाइड्रोजन आयन की इनवर्ड मूवमेंट की वजह से एटीपी जनरेट करना. इसकी अगले स्लाइड में डायग्राम की है. बहुत प्यारी डायग्राम आपको समझ आएगी. फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप मुझे खुद बताएं. मेटाबोलाइट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इनटू अवेलेबल एनर्जी इजीली एक्सेसिबल टू द सेल. ये देखें जी माइटोकॉन्ड्रिया की एफएससी वाली डायग्राम. इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी, आउटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स, F1 पार्टिकल्स. ये देखें जी, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड का नाम है क्रिस्टी. इसके अंदर लगे हैं आपके F1 पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल. ये क्या करते हैं? आपके बाहर से हाइड्रोजन आयन जब अंदर ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, एटीपी में. इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी जनरेट करता है. आज तक हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि एनर्जी जनरेट करता है. कैसे करता है ये प्रोसेस है. बहुत आसान डायग्राम है, ये बना देंगे अगर क्वेश्चन में तो आपके नंबर कोई काट ही नहीं सकता. फिर गोल्गी ऑपरेटर्स आप सबको पता है ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है सेल का. जो सेल्स एक्सक्रीशन करवाते हैं उनमें गोल्गी ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा होता है. लिखा क्या हुआ है ये आप लोग खुद एक दफा रीड कर दीजिएगा. मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ. देखो बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आप सबको पता है, ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ और स्मूथ. जो होता है ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके वेसिकल्स जो होते हैं ना वो SER से निकलते हैं और जाके गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं. अब वो बन जाते हैं गोल्जी वेसिकल्स, ठीक है. फिर ये गोल्जी वेसिकल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये पैक होता है और सेल से बाहर एक्सोसाइटोसिस हो जाता है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस. तो ये प्रोसेस होता है गोल्जी ऑपरेटर्स का. Golgi operators appear as a number of curved stacks of closely packed membranous cisternae associated with small vesicles and large vacuoles. These are completely devoid of ribosomes. Their chief function is the concentration and packing of secretory products of the cell. मैंने आपको भी बताया राइबोसोम्स आप सबको पता है. राइबोसोम्स तमाम एनिमल्स में होते हैं एक्सेप्ट आरबीसी. ये आपसे वाइवा में एग्जामिनर पूछ सकता है कि बेटा राइबोसोम सब में होते हैं, कोई एक ऐसी एक्सेप्शन दे दो, ऐसा सेल जिसमें राइबोसोम्स ना हो. तो वो है बच्चों आरबीसी, ठीक है. इनके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते. These are the sites where amino acids are incorporated into polypeptides. ये गोल्गी ऑपरेटर्स देख लें. गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले देखें ये एक सेक्रेटरी वेसिकल आया, ठीक है, ट्रांसफेस. ये जो गोल्गी ऑपरेटर्स की टर्न्स होती है ना, फोल्ड्स, इसको कहते हैं सिस्टर्ना. क्या कहते हैं? सिस्टर्नी. जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी का था. ये सेक्रेटरी वेसिकल आया, उसके बाद ये यहाँ से बड ऑफ हो गया, गोल्गी वेसिकल बन गया, ठीक है. आया कहाँ से? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से. ये बात याद रखनी है. फिर लाइसोसोम्स आप सबके मुन्ने मुन्ने प्यारे प्यारे, आप सबको बड़े पसंद है. ये हमारे फौजी हैं, हमारी आर्मी है. हमारा 80% बजट इनके पास जाता है, ठीक है. कैसे जाता है मैं भी आपको बताता हूँ. ये अगर ना हो तो हम जिंदा ही ना रह सकें. ये हमें बचाते हैं दुश्मनों से, ठीक है. कौन से दुश्मनों से? आए पढ़ लेते हैं. लाइसोसोम्स आर स्मॉल रफली स्फेरिकल बॉडीज लिमिटेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन. ये सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, बात याद रखनी है. इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिग्रेड करते हैं, तमाम तरह के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है. ये इनके दो मेन काम होते हैं. पहला काम इंट्रासेलुलर डाइजेशन और दूसरा काम होता है ऑटोफेगी. यानी कि जब न्यूट्रिएंट की कमी हो तो सेल अपने आप को खुद ही खाना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं ऑटोफेगी. अब साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स क्या होती हैं? लिपिड्स, ग्लाइकोजन, पिगमेंट, क्रिस्टल, सेक्रेटरी ग्रैन्यूल. साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन का मतलब है खाने की वो तमाम चीजें जो सेल स्टोर करता है और जरूरत के वक्त खुद खा लेता है, ठीक. इसके अंदर ना आपने एफएससी में पढ़ा था, एक आपका नॉलेज रिकॉल करवा दूं कि लाइसोसोम के अंदर कौन कौन से एसिड हाइड्रोलिसिस, ठीक है, फॉस्फेटेसिस, ये फॉस्फेट को डैमेज करते हैं, फॉस्फेट को एंगल्फ करते हैं, फॉस्फेटेसिस. इसी तरह प्रोटीएसिस होते हैं जो प्रोटीन को खाते हैं, लाइपेसिस होते हैं जो लिपिड्स को खाते हैं, न्यूक्लियेसिस होते हैं जो न्यूक्लियस को खाते हैं, सल्फेटेसिस होते हैं जो आपके सल्फेट्स को खाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है आपका साइटोस्केलेटन. ये जो साइटोस्केलेटन है ना बच्चों, ये आपके पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है फिलामेंट्स का जो आपके सेल को स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है.
आपने बड़ी डिटेल से पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। एक सेंट्रियोल के अंदर कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं? 3 का सेट होता है, 3 का एक सेट होता है, ये 9 सेट होते हैं, तो टोटल एक साइटोस्केलेटन के अंदर 27 जो है ना वो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये आपने बात नहीं भूलनी, ठीक है? इसको एक बार रीड आउट कर लें। साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स. It plays an important role in maintenance of cell shape, stabilization of cell attachment and cellular movement. Filament include thick filament होते हैं, thin filament होते हैं, intermediate filament होते हैं, ठीक है? इतना ही enough है। Microtubules are long, hollow, cylindrical structures which do not branch. They are formed by polymerization of a protein called tubulin. आपसे पूछा जा सकता है साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूब्यूल में कौन सी प्रोटीन होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है ट्यूबुलिन, ठीक है? Polymerization occurs at microtubules organizing centers. बस इनफ है। ये देखें जी, आपके पास सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट है, यानी कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट बनाते हैं। एक ट्रिपलेट हो गया, इस तरह के 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, तो 9 3 are 27। एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है? फिर वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल एक ऐसी स्टोरेज फॉर्म है, बेसिकली वैक्यूल ना एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है, एनिमल सेल्स में भी, प्लांट सेल्स में भी। एनिमल सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स आर जनरली स्मॉल एंड हेल्प्स सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट। एनिमल सेल में क्या करते हैं, जो वैक्यूल होते हैं ना, ये स्मॉल होते हैं और ये जो सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, फिर सेल से बाहर चले जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये काम होता है एनिमल में। लेकिन प्लांट में क्या होता है? प्लांट के अंदर ना दीज वैक्यूल हेल्प मेंटेन वाटर बैलेंस, ये पानी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि आपको पता है पानी पौधों की जिंदगी और मौत है। पानी की वजह से वो जिंदा रहते हैं और पानी की वजह से जो है ना वो मर जाते हैं, उसका बैलेंस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैक्यूल क्या करते हैं? ये स्टोर कर लेते हैं पानी को, ठीक है? कई दफा इस तरह होता है कि एक वैक्यूल इतना पानी पीता है, इतना पानी पीता है, इतना पानी पीता है कि वो इतना बड़ा हो जाता है और न्यूक्लियस को धक्का दे के कोने पे लगा देता है। तो देखने में लगता है कि ये न्यूक्लियस है, हालांकि वो वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल, वाटर वैक्यूल, ठीक है? अच्छा जी, आगे आप सबका फेवरेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज ऑर्गेनेली है, ठीक है? मेम्ब्रेनस शीट से मिलके बनता है, 2 तरह का होता है। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़ी खूबसूरत चीज है, ये आपके न्यूक्लियस को आपकी सेल मेम्ब्रेन से अटैच करती है। कैसे? इसका एक सर जो है ना वो लगा होता है आपके न्यूक्लियस पे, और दूसरा इसका जो एंड है वो लगा होता है आपकी सेल मेम्ब्रेन पे। तो न्यूक्लियस एक गंद उठाती है, बाहर फेंक देती है, बाहर से काम की चीजें उठाती है, अंदर ले आती है, ठीक है? 2 तरह के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप सबको पता है रफ कौन से होते हैं? जिनके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम अटैच, देखा है? ये इसको आप लोगों ने एससी एंड एससीआर। बच्चों, जो आरईआर होता है ना, इट पोजेसेस राइबोसोम्स। एससीआर में है इट डू नॉट पोजेस राइबोसोम ऑन इट्स मेम्ब्रेन्स। फर्क पता चल गया? राइबोसोम होगा तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी जो आरईआर है क्या करता है? इट इज फॉर्म्ड ऑफ सिस्टर्नी एंड अ फ्यू ट्यूब्यूल्स। जो एससीआर इट इज फॉर्म्ड ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। कहते हैं जो आरईआर है ना, इट पार्टिसिपेट्स इन द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, जबकि जो एससीआर है ये आपका मेजरली ग्लाइकोजन, लिपिड और स्टीरॉयड बनाता है। ये बात कभी नहीं भूलनी कि आरईआर प्रोटीन बनाता है और एससीआर क्या बनाता है? लिपिड, ग्लाइकोजन, स्टीरॉयड्स। अब ये जो आरईआर है ये फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स के अंदर हेल्प करता है, और जो एससीआर है ये सेंट्रो, और आपने नाम याद करना है, ठीक है? या इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, डू नॉट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, दैट्स इट। फिर है जी आरईआर के अंदर इट इज इंटरनल एंड कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर एनवेलप। ये न्यूक्लियर एनवेलप के पास जो सार होता है ना, मैंने आपको बताया एक सार न्यूक्लियर के साथ अटैच होता है, तो आरईआर वहां पे होते हैं। और एससीआर जो होते हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जो हेड होता है ना आरईआर इसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वहां अटैच होते हैं, ठीक है? फिर अगला डिफरेंस देखें, ribosphoreins are present and help ribosomes attach to ER, whereas SCR are devoid of ribophorins. Ribophorin ना बेसिकली प्रोटीन होती हैं जो राइबोसोम को RER के साथ, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच करती हैं, उनको कहते हैं राइबोफोरेंस, ठीक है? उसके बाद जी आरईआर के अंदर देख लें, इट माइट डेवलप फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, और जो एससीआर है डेवलप्स फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, provides protein and lipids for Golgi apparatus, SCR do not provide। बस इतना सा डिफरेंस है। ये आपके लिए मैंने एंड पे एक प्लांट सेल और एनिमल सेल की डायग्राम जो है ना वो रखी है, आप इसको देखें, सारा लेक्चर पढ़ के इसके ऑर्गेनेलिस देखें,
माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी apparatus है, न्यूक्लियस। सबसे मेजर डिफरेंस देखें, एनिमल सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन है और जबकि प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल है। ठीक है, एक ये डिफरेंस हो गया। बाकी क्लोरोप्लास्ट आपको पता है प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता। गोल्गी दोनों में होता है। उसके बाद जी आप देखें माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, एसटीआर दोनों में होता है, आरईआर दोनों में होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस ये सारी चीजें दोनों में होती हैं। अब आप ये एक मेजर डिफरेंस देखें, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल देखें कितना बड़ा है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, उसने न्यूक्लियस को धक्का लगा के साइड पे किया हुआ है। और जबकि एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल जो है ना वो छोटा सा है। ठीक है ना, उसने कुछ भी काम गड़बड़ नहीं किया हुआ, आपको नजर भी नहीं आ रहा होगा, छोटा सा वैक्यूल है। तो वो सिर्फ जो है ना वो करता है चीजें अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, ये आपका आज का जो है ना लेक्चर था। बहुत आसान सा लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था, आपने एफएससी में सब पढ़ा है। थोड़ी सी इसमें जो चीजें ऐड करनी थी वो मैंने कर दी हैं। इंटेग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के डिफरेंस को नहीं भूलना, ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, क्या काम करता है नहीं भूलना, लाइसोसोम्स के अंदर कौन से एंजाइम्स है नहीं भूलना, आरईआर एसईआर का डिफरेंस नहीं भूलना। ठीक है, प्लस आखिरी चीज जो है ना वो आपने सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का डिफरेंस नहीं भूलना। ये चीज जो है ना सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का डिफरेंस है, मैं भी आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आज जरूर पढ़ें, कुछ नहीं समझ आता पूछें। कल और परसों 2 दिन आपकी छुट्टी है। ठीक है, सैटरडे संडे आपका ऑफ हुआ करेगा, इंशाल्लाह करें। अल्लाह हाफिज। For any queries, join us on our social media sites.